तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का जो टॉपिक है आपके लिए मैं हिंदी व्याकरण का जो अगला टॉपिक है जो आपका नाउन है यानी संज्ञा जो है हम उसको कवर करेंगे। और उसको कवर करने के साथ साथ आप लोग भी क्या करेंगे अपने स्तर पे जो किताब आप हिंदी व्याकरण की रखते हैं उससे इस टॉपिक को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है। साथ ही साथ जितने भी हिंदी व्याकरण की अभी तक की वीडियोज आई हैं, जो भी लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं, आप लोग उन वीडियोज को कवर कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी और मैं कम्युनिटी टैब में हर एक दिन 2 दिन में एक एक वीडियो डालता रहूंगा। जैसे मैंने कल संज्ञा वाला डाल रखा था, संधि वाला डाल रखा था, वैसे ही मैं आगे को भी डाल दूंगा। ठीक है। आप लोग आज के टॉपिक की हेडिंग डालेंगे और आपको आज का जो टॉपिक है वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है। देखिए कैसे इसको कवर करना है, कैसे समझना है। नहीं भी आता है तब भी, मतलब अगर आपको आता भी है तब भी आप लोगों को इस टॉपिक को किसी भी केस में क्या करना है, कवर करना है। ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपका सिलेबस का हिस्सा है। ठीक। और ये इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं यानी नाउन कहना चाह रहा हूं। ठीक है। नाउन समझ जाना, हमने ये कवर करना है। इस टॉपिक को कवर करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। एक चीज नॉर्मल से आप लोग लिखेंगे शब्द। ठीक है। ये शब्द होते क्या हैं, देखिए जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक इस नाउन को नहीं समझ पाओगे। ठीक है। शब्द सामान्यतः 2 प्रकार के आपको दिखाई देंगे। एक को बोलते हैं विकारी शब्द, एक को बोलते हैं अविकारी शब्द। तो शब्द कितने प्रकार के दिखाई देते हैं बोलता है, तो 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं विकारी। ठीक। बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो भी इंग्लिश मीडियम वाला है जिसने हिंदी नहीं पढ़ी है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको समझाने की। ठीक है। दूसरे को बोलते हैं अविकारी शब्द की। ठीक है। एक को बोलते हैं विकारी, दूसरे को अविकारी शब्द। अब बात आती है कि होते क्या है, विकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द क्या है। इसको सबसे पहले हम लोगों ने समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी कि विकार क्या होता है। किसी चीज में विकार आना, नॉर्मल एक हमारी सामान्य भाषा बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि यार इसमें विकार आ रहा है, यानी विकारी चीज है। विकार मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है। एक प्रकार के जिसमें चेंजेज आते हैं उनको बोलते हैं विकारी, और इसी का अपोजिट यानी विलोम क्या हो जाएगा, अविकारी हो जाएगा। ठीक। अब देखिए इसको कैसे समझे कि विकारी क्या होता है, अविकारी। आप लोग ये याद रखना, कोई भी ऐसा शब्द, इसके नीचे डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, मैं खाली समझाऊंगा। ठीक है। इसके नीचे आप डेफिनेशन लिख लीजिए। कोई भी ऐसा शब्द जिसमें लिंग वचन के आधार पे, ठीक है, आप लिंग भी कह सकते हैं, आप वचन कह सकते हैं, इनके आधार पे क्या आता है, परिवर्तन। किसके आधार पे, लिंग वचन, ठीक है, या फिर जो मैंने कल आपको कारक पढ़ाए थे, कारक भेजना, उनके कारण भी परिवर्तन, आदि के कारण परिवर्तन, के कारण परिवर्तन, के कारण परिवर्तन। ठीक। तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं इसमें। ठीक। और अविकारी शब्द में इसके नीचे डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। के कारण परिवर्तन नहीं आता है, के कारण परिवर्तन नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे रट लें, हम कैसे इस चीज को समझें। आप धैर्य बनाए रखो, आप संयम रखो, मैं आपको इसको समझाता हूं। ठीक है। देखिए कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा एक विकारी शब्द है, कौन सा एक अविकारी शब्द है। जो लोग रटते हैं, जो समझते नहीं, वहीं पे जाके बेहोश हो जाते हैं, तो उनको आइडिया नहीं आ पाता कि कैसे इस चीज को समझे। ठीक है। विकारी जिसमें परिवर्तन आता है, अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं आता। अब बताइए परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग आने हैं, यानी अगर आप उसका जेंडर चेंज करेंगे, यानी लड़का को लड़की बोलोगे तो पूरा सेंटेंस आपको अलग दिख देगा। ठीक है। वचन, वचन क्या होता है, जैसे सिंगुलर है या बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन है, उसको वचन बोलते हैं। कारक जो मैंने आपको कल पढ़ाए थे। देखिए विकारी का एग्जाम्पल कैसे समझना है आपको। ठीक। मैंने क्या कहा, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, लिंग का मतलब जैसे मैंने क्या बोला, लड़का, चेंज करो, जैसे इसका जेंडर चेंज करोगे तो लड़का का लड़की हो जाएगा, यानी लिंग के कारण ही क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, लड़का का क्या हो गया, लड़की हो गया। नंबर 1 वचन, वचन क्या होता है, क्या सिंगुलर है या इससे ज्यादा है, या सिंगल पर्सन है या एक से ज्यादा है। अब सिंगल के लिए आप लड़का बोलते हो, एक से ज्यादा लोग होंगे तो बहुवचन यूज करोगे तो उसके लिए लड़के बोलोगे, तो लड़का का क्या हो गया, लड़के हो गया। ठीक है। तो लड़का का क्या हो गया, लड़के। क्यों चेंजेज आया, क्योंकि आपने इसके वचन चेंज कर दिया, यानी सिंगुलर है क्या है। ठीक है। और ऐसी कारक में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक। या लड़का, लड़की, लड़के, तीनों देखो अलग अलग। अब कोई सेंटेंस बनाते हो, लड़का वो तो लड़का खा रहा है, बना
जेंडर चेंज करो, लड़की खा रही है, यानी पूरा सेंटेंस चेंज हो गया उस किसके कारण, एक शब्द के कारण जिसमें लिंग चेंज करने के कारण परिवर्तन आया, ठीक है। या लड़के खा रहे हैं, बहुवचन करते ही क्या हो गया, चेंजेज आ गया, ठीक है। तो कोई भी ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। ऐसी कोई और भी एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे पढ़ना हो सकता है, यानी पढ़ते हैं, यानी ज्यादा लोग होंगे तो उसके लिए पढ़ना, सिंगल होगा तो पढ़ रहा है, ज्यादा होंगे तो पढ़ते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, लड़का लिख लीजिए, इसके अलावा पढ़ना लिख लीजिए, इसके अलावा अच्छा लिख लीजिए, अच्छी लिख लीजिए, अच्छे लिख लीजिए, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं विकारी शब्द, क्या क्या हो सकते हैं विकारी, पढ़ना सिंगल के लिए, पढ़ती है लड़की है, पढ़ते हैं, ठीक है। ये पूरा चेंजेस आ गया आपको ना, जेंडर चेंज करते ही आपका क्या हो गया, शब्द बदल गया। ऐसे ही लड़के के लिए अगर आप अच्छा लिख रहे हो, लड़की के लिए क्या लिख लेते हो, अच्छी लिख लेते हो, जेंडर चेंज करते ही। और बहुवचन होंगे, एक से ज्यादा लोग होंगे तो उनके लिए अच्छे लिख लेते हो। तो ऐसे सारे के सारे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन आता है, आप विकारी शब्द कहोगे। आप पेपर में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक विकारी शब्द है, आपको 4 शब्द देंगे, उसमें आप एक बार ये करना, ट्राई करना कि उसका जेंडर चेंज करो तो वो बदल रहा है नहीं बदल रहा है, या वो सिंगल है, सिंगल से ज्यादा लोगों को वचन डाल लो, बदल रहा है नहीं बदल रहा है, आपको सीधे आइडिया आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है आप लोगों का क्या, अविकारी शब्द, यानी जो अविकारी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अभी ये बताता हूं इसमें क्या होता है। देखो विकारी शब्द जो आपने लिखा इसके नीचे लिख लीजिए, जैसे आपने एग्जाम्पल लिखा, ये मैं इरेज कर रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल लिखा इसके नीचे विकारी के नीचे लिख लीजिए संज्ञा, सर्वनाम यानी नाउन प्रोनाउन, ठीक है, सर्वनाम, क्रिया वर्ब, ठीक, और क्रिया विशेषण, ये सभी क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण। इसीलिए हम टॉपिक पे आएंगे संज्ञा पे, ठीक है। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण ये अपने आप में विकारी, यानी कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन होगा, आपको पता चल गया नाउन है तो ये विकारी शब्द होगा। कोई भी ऐसा शब्द जो प्रोनाउन है, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, विकारी शब्द होगा। और क्रिया है, कोई वर्ब है, ठीक है, या क्रिया विशेषण, ये सब के सब क्या होंगे, विकारी। अब आधे लोग सोच रहे होंगे सर हमें तो ये आता ही नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। ये मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे हम वहीं की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा ये। अब दूसरा आता है अविकारी शब्द। अविकारी क्या होता है, जिसमें आप जेंडर या लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने अविकारी का एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ पे एक और लिख दिया, अब बताओ चेंज करके दिखाओ, और हमेशा और ही रहेगा। आप कुछ जेंडर चेंज करो, कुछ भी करो, वचन चेंज करो, लड़के के साथ लगाओ तब भी और ही आएगा, लड़के और जो भी कहते हो, लड़कियों के साथ लगाओ ये और ही रहेगा, या किसी और भी, ये और शब्द कभी नहीं बदल सकता है, ठीक है। या तथा, तथा भी कभी नहीं बदलेगा, ये तथा का तथा ही रहेगा, चेंज करके दिखा दो इसको फिर बात है, ठीक है। अविकारी शब्द यानी और, तथा या यह, इस टाइप के जो शब्द होते हैं, ठीक है, एवं, ये सब के सब के हैं अविकारी शब्द हैं। या इनके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण के अलावा जो भी शब्द बचते हैं वो होते हैं अविकारी शब्द। उम्मीद करता हूं आपको विकारी अविकारी समझ आया होगा। पहला हेडिंग आप लोगों ने क्या डालनी है, संज्ञा, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए जैसे ही आप लोग ने संज्ञा डाला तो इसकी सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए कोई भी व्यक्ति है यानी पर्सन है, या कोई ऑब्जेक्ट है यानी जिसको आप वस्तु भी बोल सकते हैं, ठीक है, या कोई स्थान है, देहरादून, दिल्ली वगैरह, ठीक, या कोई भी आपका भाव है यानी जो आपके विचार आते हैं, गुण हैं जो आपके अंदर, इन सब के कॉम्बिनेशन, इन सब के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है, ऐसे लिखनी है, देखो ग्राफ ऐसी, डायग्राम ऐसी बनाना, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। यहां पे लिखो व्यक्ति, क्या लिखोगे, व्यक्ति, यहां पे क्या लिखोगे, स्थान या वस्तु, क्या, या भाव, यानी भाव के ब्रैकेट पे गुण भी लिख दो, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन का नाम कोई प्लेस है, या कोई ऑब्जेक्ट वस्तु है, या कोई भी भाव है, इमोशंस है, या कोई उसके अंदर गुण है, इन सब के नाम को, इन सब के किसको, नाम को, इन सब के नाम को, इनका नाम होना चाहिए ना, तो इसको क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। देखो कितनी सरल डेफिनेशन है, अब खुद ही डेफिनेशन बना लीजिए। नाउन, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो ऐसी बन गया, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये अपने आप में किसकी परिभाषा होती है, संज्ञा की परिभाषा होती है। यानी कोई व्यक्ति है, मोहन, रमेश, राम, श्याम, गीता, सीता, ये सब के सब क्या है, संज्ञा है। कोई स्थान है, दिल्ली, देहरादून, हरियाणा वगैरह, सब के सब क्या है, संज्ञा है। कोई वस्तु है, टेबल, पेन और या आपका बोर्ड
या ये डेस्टर जो भी है ये क्या है, अपने आप में वस्तु है, ये भी अपने आप में संज्ञा। या कोई भाव है, जैसे भाव बचपन भी कह सकते हो आप, चलना भी कह सकते हो, मिठास कह सकते हो, कोई भी उसके अंदर गुणधर्म वगैरह होगा तो वो सब के सब क्या होंगी, संज्ञा के अंदर आएंगी। ये तो इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है। अगला हेडिंग आप डालेंगे संज्ञा के भेद, ठीक। संज्ञा के जो भेद बताए गए हैं, सामान्यतः संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं, 3 भेद। क्या लिखोगे, संज्ञा के 3 भेद लिखोगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या पूछता है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे। संज्ञा के सामान्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछेगा, ये पूछेगा निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग किया गया, ऑप्शन दे देगा ऑप्शन में, या कहां पे जातिवाचक संज्ञा है, कहां पे भाववाचक संज्ञा है, कहां पे आपका व्यक्तिवाचक है, ठीक है। पहला लिख लीजिए आप जातिवाचक, इसी चीज को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको आए ना आए आपने यहाँ पे सीखना है, ठीक है। पहला लिख लीजिए जातिवाचक, दूसरा हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे आप लोग व्यक्तिवाचक, ठीक। बनाना ऐसी है, ये नहीं कि वहां शब्दों को रटने में लगे हो, एक बार समझ जाओगे लाइफ टाइम चीजें काम आएंगी, ठीक है। और तीसरा आप लोग लिखोगे भाववाचक। क्या लिखोगे, भाववाचक। समझाने की गारंटी मेरी है, या तो मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे या आपके अच्छे रहे होंगे कि हम लोगों का क्या हो गया, मिलन हो गया, यानी आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां से आपको चीजें मिल रही हैं, आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है। कभी नहीं कहूंगा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं, आपको सीखने से मतलब है, आपको कहीं से भी बेनिफिट हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब चैनल देखो या किसी कोचिंग संस्थान पे जाओ, आपको फायदा लेने से मतलब है, आपको एग्जाम क्रैक करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा जातिवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक है और कौन सा भाववाचक है, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे जातिवाचक, इसके नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, जिस संज्ञा शब्द से, क्या लिखोगे, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है, ठीक है। क्या लिखोगे, जिस संज्ञा शब्द से, ठीक है, ऐसे ही लिखना है इसको, संज्ञा सब। और पूरा का पूरा आपको मैंने क्लास का एटमॉस्फेयर दिया है, आप लोग घर पे पढ़ते होंगे, आपको कभी नहीं लगता होगा कि हम यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। ये एटमॉस्फेयर ऐसा ही डेवलप किया गया है क्योंकि रेगुलर वीडियो जा रही है, एक निश्चित टाइम है, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इंसान उसका वेट करता है, ठीक है। यही इसका फायदा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु से किसी, अब ये सब एग्जाम्पल से समझोगे, ठीक है, किसी व्यक्ति यानी पर्सन या वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, की जाति का बोध होता है, कि जाति का बोध होता है, बोध होता है। मतलब इसका क्या है कहने का मतलब कि यदि अगर हम कोई ऐसी संज्ञा शब्द देख रहे हैं, हमें यह पता चल जाएगा कि पार्टिकुलर चीज इस जाति से बिलोंग करती है, आप लोग सीधे सीधे क्या कर दोगे, जातिवाचक संज्ञा मार दोगे, एग्जाम्पल, ठीक है। अब आता है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक। अब देखिए इसके एग्जाम्पल के नीचे आप लोग क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा इसका, सपोज क्या, गाय, ठीक। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपके इधर लिखूंगा, आप लोग इसी के नीचे लिखोगे ताकि आपको पूरा दिख जाए। मैं यहां लिखूंगा, मैं आगे को फिर बता दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे गाय। अब बताइए, जैसे ही आपके दिमाग में मैंने गाय कहा, आप इमेजिन कीजिए कि गाय एक पर्टिकुलर जातियां आ गई ना। गाय का मतलब आप समझ गए, 4 पैर होंगे, गाय कैसी होती है, क्या उसका काम होता है, यही तो गाय है। उस गाय जाति के बारे में वर्णन कर दिया गया है, यानी सारी की सारी गाय आ गई। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर किसी गाय का नाम लूंगा तो वो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। गाय बोलते ही पूरी गाय जाति यानी गाय की जो कम्युनिटी है, वो जो गाय का समुदाय है, वो सब के सब आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। यानी गाय कहते ही आपके अंदर गाय जाति का वर्णन आ गया, गाय जो प्राणी है उसका आपके दिमाग में इमेज आ गया, उसको कैटेगराइज नहीं किया गया स्पेशल नाम लेके, ठीक है। दूसरा पर्वत। अब पर्वत बोलते ही आपके दिमाग में इमेज आ गई, हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ होगा, पहाड़ी इलाके होंगे, पर्वत होगा। तो पर्वत पूरी जाति समूह, उन पर्वतों के बारे में बता दिया गया, किसी एक का नाम नहीं लिया गया, ठीक है। इसी के अलावा मनुष्य, मनुष्य क्या मैंने किसी इंसान का नाम लिया, नहीं लिया। मनुष्य बोलते ही ह्यूमन जो आते हैं उसके अंदर आपका ह्यूमैनिटी जो होती है, मनुष्य मतलब ह्यूमैनिटी नहीं, ठीक है, खाली मनुष्य। जो ये मनुष्य भी होगा, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होगा। या कोई पक्षी बोल दो, या कोई घर बोल दो, या कोई बंदर बोल दो, ये सब के सब क्या होंगे, जातिवाचक, ठीक है। जैसे कोई पक्षी, घर, बंदर, नदी,
ये सब के सब क्या है, जातिवाचक। अब बताइए नदी कहा, आपने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी नदी का, आप पूरे नदी समुदाय के बारे में जान चुके हैं, यानी कोई भी नदी उसके अंदर आ गई, आपको इमेजिन कीजिए कि नदी क्या चीज है, ठीक है। बंदर, बंदरों की कम्युनिटी के बारे में बता दिया। घर, घर सब घर है, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं ये भी अपने आप में घर है, जहां पे आप है वो भी घर है, किसी घर का नाम नहीं लिया गया है, ठीक है। मनुष्य, पक्षी, गाय, पर्वत, ये सब इनकी एक कम्युनिटी है। इसके अंदर बहुत सी, गाय भी अलग अलग कैटेगरी की होती है, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया। पर्वत की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, मनुष्य भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्राणी, पक्षियां भी अलग अलग होती हैं, तोता, मैना, ये सब अलग अलग होती हैं, ठीक है। घर अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी का डुप्लेक्स होता है, किसी की छोटी मोटी झोपड़ी होती है, कोई ठीक ठाक बनाता है, ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन मैंने इस घर के अंदर सबको समाहित कर दिया, यानी घरों की जातियों का आपको समझ आ गया, घर इंसान रहते होंगे, खाना पीना बनाते होंगे, इस टाइप का एक इमेजिन कीजिए, ठीक है। ये सब के सब क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उम्मीद करता हूं जातिवाचक आपके समझ आएगा। दूसरा मैंने हेडिंग लिखा था उसमें व्यक्तिवाचक। क्या लिखना है आपने, व्यक्तिवाचक। अब वहां पेपर में पूछेगा कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, आप सीधे समझ जाओगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक के नीचे डेफिनेशन लिख लीजिए, जिस संज्ञा शब्द से, क्या लिखोगे, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु की का बोध होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर का होगा, क्या लिखोगे, जिस संज्ञा शब्द से, पूरी डेफिनेशन, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति ऑब्लिक वस्तु की जाति का बोध होता है, कि जाति का बोध होता है, ठीक है। यानी अब आपको जो हमने पूरी जो जानकारी दी थी मैंने आपको किसकी, जातिवाचक की, व्यक्तिवाचक में उसी जातिवाचक से मैंने पर्टिकुलर एक चीज उठा के रख दी तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। जैसे गाय कहा था, गाय के अंदर बहुत सी गाय आती है, आप लोग पहाड़ से हैं, पहाड़ी गाय देखी होंगी आपने, जो बाहर रहती है उनको जर्सी गाय भी बोला जाता है। आप लोगों ने बद्री गाय का नाम सुना होगा। अगर मैंने गाय के अंदर एक पर्टिकुलर नाम बद्री गाय लिख दिया तो बद्री गाय एक इंडिविजुअल हो गई, वो पूरी गाय कम्युनिटी के अंदर से आपने इंडिविजुअल नाम उठा दिया तो अपने आप में व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पर्वत बताया था, पर्वत के अगर मैंने हिमालय लिख दिया तो हिमालय को एक पर्टिकुलर हो गया। अब हर कोई पर्वत तो हिमालय नहीं है, इंडिविजुअल पर्वत हिमालय होगा, तो हिमालय के अंदर उन पर्वतों की कैटेगरी से एक निकाल दिया और उसका नाम दे दिया हिमालय। नहीं तो पर्वत तो बहुत से हैं, ठीक है। इसके अलावा राम, राम अब मनुष्य है, अब मनुष्य के अंदर राम पर्टिकुलर जिस मनुष्य की बात कर रहा हूं, किसी एक इंसान की बात कर रहा हूँ, ये भी अपने आप में व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका क्या हो सकता है, कोई जगह जैसे वाराणसी, अब हर कोई सिटी तो वाराणसी नहीं है, या दिल्ली, हर कोई जगह स्थान दिल्ली तो है नहीं, ठीक है। वाराणसी अपने आप में इंडिविजुअल है, वाराणसी, या कोई दिल्ली लिख लो, ठीक है। या नदी लिखाया था मैंने, अब नदियों के अंदर तो बहुत सी नदियां थी, वो नदियों की जातियां थी। अगर इंडिविजुअल गंगा नदी बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये गंगा नदी व्यक्तिवाचक, या यमुना नदी भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस जाति में से पर्टिकुलर को उठाना है तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा, ठीक है। और जो आपका तीसरा आता है वो आता है भाववाचक। क्या आता है, भाववाचक। भाववाचक के नीचे डेफिनेशन लिख लेंगे आप, भाववाचक, ठीक है। भाववाचक क्या होता है, देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी भी चीज का गुणधर्म, क्या उसके गुणधर्म है, क्या उसके आपका व्यापार है, यानी एक प्रकार का आप क्या समझिए, व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, ठीक है। नीचे लिखिए, व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, ठीक है। गुणधर्म के अलावा क्या क्या चीजें आ सकती है इसमें, किसी भी प्रकार की दशा, यानी उसकी क्या कंडीशन है, या उसका क्या व्यापारिक स्थिति, व्यापार, ठीक है। दशा ये व्यापार वाला नहीं है, ठीक, दशा या व्यापार का ज्ञान हो, का पता चलता हो, पता चले, ठीक है। यानी आप लोगों को जैसे भाववाचक है, अब देखो आप लोग व्यक्तिवाचक छांट लेंगे, जातिवाचक छांट लेंगे, बचे क्या, भाववाचक ही तो बचे। तो आप ये मान लो किसी भी गुणधर्म की क्या उसकी क्या क्या कैटेगरी है, क्या कैटेगराइज किस में रखा है, उसका क्या विशेषता है उसके अंदर, क्या उसकी कंडीशन है, क्या दशा है, इन सब का जो बोध कराते हैं जो संज्ञा शब्द, उसको बोलते हैं भाववाचक। तो इसमें डेफिनेशन लिखना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, दशा या व्यापार का पता चले तो उसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब बताइए, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया लंबाई, क्या लिखा, लंबाई, यानी लंबाई उसका गुण है ना, उसके अंदर वो लंबा है, यानी उसकी एक दशा है, एक प्रकार का गुण है उसके अंदर लंबाई, तो लंबाई अपने आप में क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। मिठास, कोई चीज मिठास है यानी उसका एक गुण है, मिठास भी क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। लंबाई हो गया, मिठास हो गया, या बचपन हो गया, बचपन एक प्रकार की दशा होती है किसी इंसान की, या बुढ़ापा हो गया, ये क्या है, सबके सब बचपन, बुढ़ापा,
ये सब के सब क्या है अपने आप में भाववाचक संज्ञा, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्या है दशा है, एक प्रकार का गुणधर्म है। अब उसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो नहीं होगा वो अपने आप में भाववाचक के अंदर आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल इसके हो सकते हैं, जैसे किसी के अंदर नम्रता है यानी किसी के अंदर शांति है या नम्रता है या मित्रता है या किसी के अंदर मानवता है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे भाववाचक। यानी मानवता उसका गुण है कहते हैं मानवता, या कोई नम्र है नम्रता, ठीक है, या किसी के अंदर शांति है बहुत शांति है कहते हैं। तो ये सब के सब अपने आप में क्या है एक प्रकार के भाववाचक के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला हेडिंग आप लिख लीजिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। लोग लिखेंगे संज्ञा के भेद व्युत्पत्ति के आधार पे, यानी वो मूल शब्द से जो निकले हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति मतलब मूल शब्द से, लिख लीजिए यहाँ मूल शब्द जो इसका बेसिक जो वर्ड था। ठीक है, मूल शब्द से। अब देख लीजिए ये जो आता है ये व्युत्पत्ति के आधार पे, यानी इसको कैसे कहां से निकला है उसके आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिख लीजिए रूढ़ संधि। ठीक है, रूढ़ संधि नहीं संज्ञा, रूढ़ संज्ञा। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे यौगिक संज्ञा। क्या लिखेंगे यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा। ठीक है, और तीसरा लिखेंगे योगरूढ़ संज्ञा, योगरूढ़ संज्ञा। ठीक है, अब देखिए हमने ये समझना है और ये क्वेश्चन पेपर में आता है कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा यौगिक शब्द है, कौन सा योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, ये पेपर में छांटना आता है आपका। देखिए ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत इजी है। हिंदी बेसिक, अगर आप हिंदी की बेसिक चीजों को समझ गए ना आप हिंदी में अटकोगे भी नहीं। ठीक है, देखिए रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योगरूढ़ संज्ञा क्या होती है, इसको समझना है। पहला आता है रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है जिनका आप जो कोई भी आपको शब्द दिया होगा ना, एक तो बटेगा नहीं, यानी आप उसको दो भागों में नहीं तोड़ सकते हो। यानी अगर आप उसको तोड़ना भी चाहोगे ना तो उसकी एक सार्थक मीनिंग, एक जो मीनिंग होती है सार्थक मतलब विथ अर्थ विथ मीनिंग, तो आप उसको नहीं निकाल सकते। यानी जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, सीधे सीधे लिख लीजिए जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, सार्थक मतलब विथ अर्थ, ठीक है, विथ मीनिंग, सार्थक खंड मतलब डिवाइड ना हो, यानी ऐसे शब्द जो आप तोड़ नहीं पाओगे, अगर तोड़ोगे भी ना तो उसका खंडन अगर करोगे तो मीनिंगफुल नहीं होगा, दोनों की मीनिंग कुछ निकलेगी नहीं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आम। अब बताओ आम को तोड़ के दिखाओ, आ प्लस म कुछ बना, कोई मीनिंग बनी इसकी, कोई सार्थक खंड बना, यानी मीनिंगलेस बन गया तोड़ते, यानी टूटेंगे ही नहीं, अगर तोड़ोगे भी तो उसकी कोई भी मीनिंग नहीं होगी। ठीक है, इसी के अलावा जैसे रथ, दल, ठीक है, इस टाइप के शब्द, यानी आप इनको तोड़ोगे नहीं, तोड़ ही नहीं पाओगे। अगर तोड़ना भी चाहोगे तो इनको तोड़ने से इनकी कोई मीनिंग नहीं आएगी, यानी इनका सार्थक खंडन नहीं होगा, विथ अर्थ इनको नहीं तोड़ पाओगे। तो ऐसे शब्द सबके सब क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आम हो गया, रथ हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, इनको कहीं भी आप लोग नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, दूसरा आता है आपका यौगिक संज्ञा। अब यौगिक क्या होता है, जैसे आपने ये पढ़ा, यौगिक में मतलब नाम ही से लग रहा है यौगिक, यानी योग से बना है, यानी योग हो रखा है उसमें, यौगिक, यौगिक उसको बोलते हैं जहां पे योग से चीजें बनती है। ठीक है, यानी दो चीजों को कंबाइन करके, यानी इनका सीधा सीधा मतलब क्या है, ऐसे शब्द जिनका क्या होता है, जो एक से दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने और उनका खंडन करने पर सार्थक अर्थ निकले। सीधे सीधे लिख लो, ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक या खंडन करने पर सार्थक अर्थ निकले, खंडन करने पर सार्थक अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं इसमें सार्थक अर्थ होगा, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिनके एक से अधिक सार्थक खंड हो, यानी सार्थक खंड का मतलब जब आप तोड़ोगे ना आपको दोनों की क्या मिल जाएगी, मीनिंग मिल जाएगी। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, रूढ़ मिटा रहा हूं, देखो यौगिक में मतलब ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक या खंडन करने पर सार्थक अर्थ निकले। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या लिखा, विद्यालय लिखा, देखो विद्यालय। ठीक, अब इसको तोड़ो, विद्यालय क्या होता है, विद्या का आलय, यानी एक घर जहां पे शिक्षा दी जाती है। तो एक शब्द बना विद्या, दूसरा बन गया आलय, आलय मतलब एक प्रकार का घर है। ठीक है, यानी जब आपने इसको तोड़ा तो आपको दो मीनिंग मिल, दो अर्थ, खंडन, सार्थक अर्थ, आलय मतलब घर, विद्या मतलब शिक्षा, यानी शिक्षा का घर, यानी दोनों को तोड़ने पे आपको क्या मिल गया, एक प्रकार का
सार्थक खंडन हो गया, ठीक है। ऐसे ही जैसे पाठशाला लिख दिया मैंने, पाठशाला, ठीक है। इसको तोड़ो, पाठ प्लस शाला, यानी एक ऐसी पाठशाला जहां शिक्षण होता है, ठीक है, पाठशाला। ये देखिए, इस शाला मतलब वही शिक्षण का घर, पाठ मतलब जहां पे अध्ययन का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो यौगिक शब्द आपको सीधे मिल जाएंगे, आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ इसकी दो मीनिंग है, यानी एक का अर्थ पहले वाले का भी होगा, दूसरे का भी होगा। ऐसे शब्द यौगिक संज्ञा के अंदर आएंगे, आप लोग इसको छांट सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ क्या होते हैं? ऐसे सारे के सारे शब्द, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिनको आप तोड़ोगे तो अर्थ निकलेगा, लेकिन जब उनको कंबाइन करोगे ना, एक तीसरे वर्ड की ओर इंडिकेट करेंगे, यानी उन दोनों की जो मीनिंग होगी किसी तीसरे पर्सन की ओर क्या करेगी? इंडिकेट, यानी तीसरे मीनिंगफुल अर्थ के साथ क्या करेगी? वो इंडिकेशन करेगी। यानी योगरूढ़ में क्या लिखोगे? ऐसे ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर, जिनका खंडन करने पर सार्थक अर्थ निकले, ठीक है, सार्थक अर्थ निकले, तथा वह शब्द किसी अन्य अर्थ की ओर, किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करे, की ओर इशारा करे या बताए, ठीक है, इशारा करे। इसका मतलब क्या होता है? जब आप इस योगरूढ़ शब्द को तोड़ोगे तो मीनिंग निकल जाएगी, लेकिन जब इनको ज्वाइंट करोगे तो उन दोनों का मीनिंग किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताएगा। जैसे लंबोदर, आपने नाम सुना होगा, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, देख लीजिए इसको। लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, यानी लंबोदर, लंबोदर, ठीक। अब इसको क्या होगा? इसका लंबोदर, लंबा प्लस उदर, यानी लंबोदर। इसको तोड़ोगे तो सार्थक अर्थ आपको मिल जाएगा, लंबा प्लस उदर। जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे लंबोदर, यानी वो लंबोदर किसको बोलते हैं? थर्ड पर्सन को, ठीक है। ऐसे ही जैसे पीतांबर, पीतांबर, ठीक है, पीतांबर मतलब पीला है, अंबर जिसका, यानी पीला अंबर, यानी किसको बोलते हैं? पीतांबर, आपका भगवान विष्णु को, ठीक है। पीला प्लस अंबर, पीला प्लस अंबर। अब देखो सार्थक अर्थ तो निकल गया, आपका मीनिंग निकल गई, एक पीला एक अंबर, इन दोनों को मिला के एक नया शब्द बना पीतांबर, और पीतांबर किसी थर्ड पर्सन की ओर इंडिकेट करता है। ऐसी एक लंबा प्लस उदर, यानी लंबा जिसका उदर है, ठीक है, और वो कौन है? गणेश जी, तो लंबोदर, ठीक है, लंबा प्लस उदर यानी लंबोदर। ये अपने आप में इस प्रकार के शब्द क्या होंगे? योगरूढ़ शब्द होंगे। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं संज्ञा की व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ आपको समझ आएगा। अब लास्ट पॉइंट लिख लीजिए नोट करके, ठीक है, देखिए आप लोग इसको बना लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये इतना थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन क्या पता हिंदी का लेवल अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे को, आप लोगों से कहीं ये ना पूछ दे कि निम्नलिखित में से इसका कोई शब्द दिया होगा, इसका भाववाचक क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। आप लोग इससे थोड़ा बचें, इसके लिए मैंने ये कर रखा है। देखिए पहला आप लोग लिखेंगे जातिवाचक से कैसे बनता है, दूसरा लिखेंगे विशेषण से कैसे बनता है, तीसरा क्रिया से कैसे बनता है, चौथा क्रिया विशेषण से कैसे बनता है, पांचवा सर्वनाम से कैसे बनता है, और छठा अव्यय से कैसे बनता है। मैंने 6 चीजें लिखी हैं, आप लोग थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से देखना। भाववाचक बनाने के नियम, पहला जातिवाचक से लिखोगे, दूसरा विशेषण से लिखोगे, तीसरा क्रिया विशेषण से लिखोगे, चौथा सर्वनाम से लिखोगे, और पांचवा अव्यय से लिखोगे। यानी 5 चीजें दी होंगी, उनको वो शब्द दिया होगा, उसका भाववाचक बनाने को कहेगा कि इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग जातिवाचक से तो परिचित हैं, लेकिन जो ये चीजें आपके समझ में अभी नहीं आई हैं क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, धीरे धीरे जैसे क्लासेज आगे बढ़ेंगी आपके सब समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए इन चीजों को कभी भी अगर आप ये भाववाचक बनाना है, मतलब कोई सर्वनाम दिया है उसको अगर आपने भाववाचक में परिवर्तित करना है, ठीक है, या कोई क्रिया विशेषण दी है उसको अगर आपने भाववाचक में परिवर्तन करना है, या कोई क्रिया दी है या विशेषण दिया है, तो उनमें एक चीज लगती है जिसको प्रत्यय बोलते हैं, जो मैंने पढ़ाना बाकी है। वो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जब तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण समझ नहीं आएगा तो प्रत्यय समझना टफ हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को एक पर्टिकुलर प्रत्यय लगा के हम चेंजेस करते हैं, किसमें? भाववाचक में। अब आप कहोगे प्रत्यय क्या होता है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जो किसी शब्द के पीछे लगता है, यानी शब्द के पीछे, किसी शब्दांश के पीछे लग के एक शब्द को नया अर्थ देता है, तो अपने आप में क्या हो जाता है? प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रत्यय लिखे, इनको नोट कर लीजिए। देखो एक तो लिखो, तो आधा तो और वो, एक पन लिखो, एक पा लिखो, एक ता लिखो, एक यो लिखिए, एक बड़ी लिखिए, हट लिखिए, वट लिखिए, आस लिखिए, और लिख लीजिए, आव लिख लीजिए, आदि, ठीक है। यानी इन प्रत्ययों को
किसी भी जैसे जातिवाचक शब्द दिया है उसके पीछे इनमें से कोई एक चीज लगाओगे ना तो वो अपने आप में क्या बन जाएगी, भाववाचक बन जाएगी। या कोई विशेषण दिया है उसके पीछे इनमें से कोई प्रत्यय लगाओगे तो अपने आप किस में चेंज हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। या कोई क्रिया दे रखी है उसके पीछे इनमें से कोई अवयव लगाओगे वो अपने आप किस में चेंज हो जाएगा, भाववाचक में। देखिए पहला एग्जांपल जातिवाचक, गांधी क्या बताया था मैंने, जातिवाचक बताया था क्योंकि गांधी क्या होगी, अब कोई भी, अब ये मत सोचना कि गांधी महात्मा गांधी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, गांधी तो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक जाति है ना, पूरी बहुत से लोग, हाँ अगर मैं महात्मा गांधी कहूंगा तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो गांधी के पीछे आपने पन लगा दिया, यानी क्या हो गया, ये पन एक अव्यय प्रत्यय लगा दिया आपने, तो गांधीपन बन गया। इसका क्या मतलब हो गया कि अपने आप में जातिवाचक से भाववाचक में चेंजेस हो गया, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है गांधी का भाववाचक क्या होगा तो ऑप्शन दिए होंगे गांधीत्व, गांधीपन, तो आप सीधे सीधे गांधीपन की उतार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे सर हम ये कैसे क्या इसमें लगाएं, तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि कौन सा हिंदी का शब्द एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब गांधी के पीछे बड़ी लगाओगे, गांधी वैसे ऑलरेडी हो जाएगा, गांधी हट नहीं हो सकता है, गांधी वट नहीं हो सकता है, गांधी आव नहीं हो सकता है, गांधी और नहीं हो सकता है, गांधी आस नहीं हो सकता है, गांधीत्व नहीं हो सकता है, गांधीपन ही तो होगा ना। तो ये इस प्रकार से आपने छांटना है, पहला, ठीक। दूसरा देखिए विशेषण। विशेषण क्या होती है, किसी चीज की विशेषता। आम अगर मीठा है कहूं तो आम की ये विशेषता है कि वो मीठा है, ठीक है। तो मीठा अगर कोई शब्द लगा है, अब मीठा का क्या विशेषता होगी, इसमें क्या लगा रखा है, जैसे मैंने एक प्रत्यय लगा दिया, इसमें मिठास हो गया, ठीक है। यानी अपने आप में कहीं ना कहीं इसमें भले ही ना हो या आस लगा होगा, यहाँ पे देखना कहीं ये आस लिखा है, आस लिखा है ना, तो मीठा हो गया, मीठा, मीठा में प्रत्यय लगा दो आस तो क्या बन जाएगा, मिठास बन जाएगा, ठीक है, नाम से। अब आप कहोगे सर आस तो लिखा ही नहीं है, वो हिंदी थोड़ा सा समझनी होगी आपको, वो इसी में छुपा पड़ा है, ठीक है। आस मिठास, आस बनना है ना लास्ट में, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसी क्रिया है, क्रिया लड़ना एक प्रकार की क्रिया होती है, अगर उसमें बड़ी ई की मात्रा लगाओगे तो लड़ाई, यानी लड़ाई लगती है वो किसमें चेंज हो जाएगा, भाववाचक में चेंज हो जाएगा। ऐसी क्रिया विशेषण होते हैं, क्या होते हैं मैं बताऊंगा, अभी ऐसी नोट कर लीजिए, जैसे तेज है, बड़ी ई की मात्रा लगाओगे तेजी हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम यानी नाउन के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अपना है, उसमें तो विशेषण, तो प्रत्यय लगाओ तो क्या हो जाएगा, अपनत्व हो जाएगा, ठीक। और ऐसे ही अव्यय होते हैं वो भी बताऊंगा। परस्पर है तो उसमें क्या होगा, पारस्पर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पारस्पर्य हो जाएगा, ठीक। अब ये कैसे आए क्या आए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये जो प्रत्यय है इसको ध्यान में रखना है। किसी शब्द के पीछे अगर ये लगते हैं तो ये किसको, उन पर्टिकुलर चीजों को किसमें बदल जाते हैं, आपका भाववाचक संज्ञा में बदल दिए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट नोट करके लिखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसको जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है, और जातिवाचक को क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक। जैसे पहला नोट लिखना, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ठीक है। यानी होना तो जातिवाचक से था लेकिन प्रयोग किसके रूप में कर दिया गया, व्यक्तिवाचक। अब इसको कैसे एग्जांपल से समझना है, जैसे देखो गोस्वामी बोलूं मैं, गोस्वामी, अब गोस्वामी कौन हो सकते हैं, ये एक प्रकार की जाति हो सकती है, गोस्वामी तो बहुत लोग हो सकते हैं ना। लेकिन अगर हमने कभी कभी गोस्वामी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा एक दिमाग नाम आ जाता है, तुलसी गोस्वामी दास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा फिर, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक। अब होना तो देखो गोस्वामी तो बहुत से हैं, एक प्रकार की जातिवाचक है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर, अगर हमने गोस्वामी, हमारे दिमाग गोस्वामी आए तो बहुत लोगों के दिमाग में अच्छा गोस्वामी तुलसीदास आ जाता है, तो इंडिविजुअल व्यक्तिवाचक बन जाता है, ठीक है। ऐसी एक शब्द हो सकता है जैसे बापू, क्या हो सकता है, बापू। अब बापू तो किसी के लिए भी यूज होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक जातिवाचक के जगह हम बापू कहते हैं, महात्मा गांधी याद आ जाते हैं, ठीक है, महात्मा बापू, ठीक है। बापू महात्मा जिसको आप लोग कह सकते हैं, महात्मा गांधी जिसको कहते हैं, तो बापू किसके रूप में चेंज हो जाएंगे, एक इंडिविजुअल के रूप में चेंज हो गए, तो व्यक्तिवाचक के रूप में चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही लास्ट है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, ठीक है। अब इसमें कैसे, जैसे देखो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में कैसे एग्जांपल समझो, जैसे एक दारा सिंह, इसका नाम सुना होगा। अगर मैं कहूं कि दारा सिंह कलयुग का भीम है, क्या लिखा है, दारा सिंह कलयुग का भीम है, दारा सिंह कलयुग का भीम है, ठीक है। अब देख लीजिए दारा सिंह क्या था, व्यक्तिवाचक है, ठीक है, इंडिविजुअल हो। अब कलयुग का भीम है, भीम भी क्या हुआ करता है, इंडिविजुअल, क्योंकि भीम एक ही तो थे। लेकिन हमने आज के टाइम पे भीम को ऐसे प्रयोग किया है जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति है, एक बहुत हैवी इंसान है जो बहुत शक्ति ताकत रखता है, उनके लिए हम भीम यूज कर दे रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल न रह के एक जाति के रूप में क्या हो गया, समाहित हो गया, ठीक है। इतना आप लोगों की आज की क्लास का था। लास्ट पॉइंट सुनना, जो आपका जो भाववाचक संज्ञा होती है, जो मैंने अभी
भाववाचक बताए वो कभी भी बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, भाववाचक संज्ञा में बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखोगे, भाववाचक संज्ञा में बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है। लिख लो बहुवचन, यानी ये बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं होती है। जब कभी भी ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होंगी ये अपने आप में जातिवाचक बन जाती है। लिखो भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग करने पर जातिवाचक के रूप में बदल जाती है, जातिवाचक। ठीक है, इस पॉइंट को लिखना, भाववाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं की जाएंगी, और अगर इसको बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो वो अपने आप में जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे भूल क्या होती है, किसी के भाव होते हैं, किसी का गुण होता है, तो भूल जैसे अगर आप इसको बहुवचन में कन्वर्ट करोगे तो भूले हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भूले, और भूले फिर आपको क्या मानना पड़ेगा, जातिवाचक मानना पड़ेगा। ठीक, और ऐसे ही एक शब्द है विशेषता। विशेषता किसी के भाव हो सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, विशेषताएं। अब इतना डीप नहीं आएगा, इसको छोड़ भी दोगे तो चलेगा। ठीक है, मेन चीज आपका संज्ञा, ये जो मैंने पढ़ाया आपको कितने प्रकार की होती है, योग रूढ़ वगैरह क्या होते हैं, वो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू।